एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। नमस्ते। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं माय मीडिया के इस पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ हैं गोविंद जी। नमस्ते। सर प्रोफेशनली सीए हैं और निरंतर सेवा कार्य और इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सर सीए हैं, पर सर का जो हृदय है, जो दिल है, वो समाज सेवा में है, बच्चों के साथ काम करने में, और किस तरह से राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई जाए बच्चों के भविष्य को लेके सर निरंतर चिंतित रहते हैं। इसी सिलसिले में हम गोविंद जी से आज बात करेंगे, जानेंगे, थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाने के लिए किस तरह काम किया जा सकता है, और सर के खुद के विचार जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नमस्कार गोविंद जी। नमस्ते। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा टाइम निकाला है और आज हमें और हमारे साथियों के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। तो गोविंद जी, पहले अपनी बातचीत स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपकी परवरिश, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, उसके बाद कैसे कैसे स्कूलिंग हुई और क्या चीज़ें हुई? मेरी मातृभूमि कासगंज है, जन्मभूमि मातृभूमि, और मेरी परवरिश भी यहीं हुई है। बस मैं बीच में 4-5 साल पढ़ाई के लिए दिल्ली रहा था, वापस फिर मैंने स्विच इधर कर लिया कुछ कारणवश। तो आपने जो अपनी 12th की वो कासगंज सब स्कूलिंग पूरे कासगंज, अपब्रिंगिंग से लेके पूरा Yes, टोटल yes, yes, yes. यहाँ से की। सीए किया आपने? हायर एजुकेशन बाहर से किया मैंने। बाहर से कहाँ गए थे सर आप पढ़ने, कैसे मैं दिल्ली जर्नी रही? मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी ऑल्दो मैंने डिस्टेंस लर्निंग से किया। मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यूपी से बाहर यूनिवर्सिटी से हुई है, दिल्ली से, और एक चेन्नई की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हुई थी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में। उसके बाद मैंने सीए किया, वो भी दिल्ली से किया था। तो मेरी हायर स्टडीज आप कह सकते हो बाहर से हुई है, और जो मेरी अप टू 12th स्टडीज़ थी वो मैंने अपने लोकल कासगंज से की थी। कासगंज से। बहुत बढ़िया लगा सर ये जान के। सर परिवार में कौन कौन है अभी? सबके साथ रहते हैं आप, जैसा हमें पता है, तो कुछ थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आपको मोटिवेशन मिलता है। तो सर बहुत अच्छा लगा ये जान के आपकी शिक्षा दीक्षा और आपने चीज़ें की, और आप दोबारा रिटर्न आए कासगंज कस्बे में अपने शहर में। जी जी। और यहाँ पे आके आपने दोबारा अपना काम स्टार्ट किया। ठीक जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप सीए फैटर्निटी से कुछ उन लोगों में से हैं जो रिटर्न आके अपने कासगंज कस्बे में काम कर रहे हैं, जी, चला रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को और बेहतर मौके दिए जा सकें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें। और आप भी काफ़ी हद तक जुड़े रहते हैं बच्चों के साथ, कनेक्ट रहते हैं, और आपका काफ़ी काम है काउंसलिंग को लेके, बच्चों के साथ आपका जुड़ना, और अलग अलग स्कूल्स में आपने जाके बच्चों से बात की। हाँ जी, हाँ जी। तो सर हम थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगा जब आपने बच्चों से बात की? देखिए, ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि जो मैं बोलता हूँ, जब मेरे से मैं दिल्ली में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जीएमसीएस की, तो वहाँ पे एक बहुत ही एचआर की काफ़ी एक्सपर्ट व्यक्ति थे कंसल्टेंट लेवल पे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, तो मैं क्या लगता है कि लाइफ में कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैटर करती है। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि जो मैटर करती है वो है कि गाइडेंस, कि अगर ज़िंदगी में गाइडेंस है तो सब कुछ है। जो मतलब आजकल मैं ये देखता हूँ कि देश में जो बेरोजगारी है, जो भी चीज़ है, भुखमरी है, शिक्षा को लेकर कुछ भी चीज़ है, जो भी मतलब बुराइयाँ हैं, वो सारी गाइडेंस को लेके है। हमें चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो जैसे मैंने अपना खुद का एग्जांपल दिया कि मैं किस तरह से पीछे रह गया जानकारी के अभाव में, तो वो बहुत मैटर करती है। तो आजकल हम देखें, अभी अपने देश में 70% 80% आबादी हमारी देश की गाँव में रहती है, ठीक है। बिल्कुल सही। और इसमें भी एक आप बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को ले लो जिनके माता पिता खुद पढ़े नहीं हैं ढंग से, ठीक है, या गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, या आसपास हैं, बहुत निम्न मध्यम वर्ग के हैं, ठीक है। तो जो मतलब ज़्यादातर लोगों का वही रोटी कपड़ा मकान से ऊपर ज़िंदगी अभी ऊपर गई नहीं है। तो शिक्षा को लेके मेरा जो मानना है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अभी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है हमारा ना, वो अभी लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। उसका कारण एक मैंने बताया कि वो जो जनरेशन है, आज की जनरेशन है, उनके भी जो फादर ग्रैंडफादर है, उनको भी अभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ग्रामीण भारत है, या कहोगे, वो इन चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। अभी आज हम बात करें कि एक अच्छा व्यक्ति कब है, मतलब ना, वहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे, शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा खान पीन हो, अच्छा वातावरण हो। तो अभी आप देखोगे ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये है, खाना पीना ढंग का नहीं है। मतलब वो तो मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे टॉपिक पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें हो जाती है उसमें, एक तो गरीबी नहीं हो,
ठीक है। स्वास्थ्य सही हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें, जो एक तो होती है आपकी अर्निंग देखी जाती है, एक हेल्थ देखी जाती है आपकी, ठीक है, और एक आपकी एजुकेशन वगैरह चीज़ें आ गई, और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो कोरिलेशन है, संबंध है, वो आपकी हेल्थ से है। अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी एज होगी आपकी, ठीक है, और खान पीन का भी है उसमें, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई, अर्निंग का जो है वो आपकी एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है और हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। आपकी अच्छी जितनी पर्सनैलिटी होगी, जितनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतना ही आपकी अर्निंग के मान के चलो, हाँ, कोरिलेशन है उसमें आपस में, ठीक है। तो जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो पुअर इंडेक्स, मतलब जो गांव में जाओगे या वैसे लोअर आप देखोगे, अच्छी कम्युनिटी में अच्छा इंडेक्स है उनका HDI। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज में और विकसित देश में, विकासशील देश में वो अंतर है, वो आप यहीं से पकड़ लो। पर कैपिटा का भी, हाँ, पर कैपिटा का है वो। पर कैपिटा तो तेरे मॉनेटरी टर्म्स में ही हो गया, मैंने एक कंप्रीहेंसिव ले लिया एक इंडेक्स, HDI जिसको हम बोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना। इसमें आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गई, आपका इनकम आ गई, ठीक है, आपकी एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो इसमें जो मैं बोलना चाह रहा था इस चीज़ को लेके, कि ग्रामीण भारत के जो बच्चे हैं उनका एक तो पुअर, मतलब जो हेल्थ, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो अभी उस अप टू द मार्क नहीं है उस चीज़ का। तो उस चीज़ पर वर्क करने को लेके एक तो चीज़ है कि शिक्षा का वो मूल उद्देश्य जाने, ठीक है, मतलब समग्र उद्देश्य जाने। शिक्षा का मतलब चरित्र निर्माण भी है बच्चे का, एक अच्छा आदर्श नागरिक बने, और एक उसको रोजगार परक शिक्षा मिले। आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि 12th कर रहा है, बच्चे को यही नहीं पता मेरे को क्या पढ़ाई करनी है। ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत है। मैं बड़े शहरों की बात नहीं करता, मैं 80% भारत की बात करता हूँ। ज़्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें यही नहीं पता मैं पढ़ाई क्या करनी है, ठीक है। चरित्र निर्माण की बात करें, वो भी चीज़ अभी नहीं है, आप देखोगे तो, मतलब देखोगे जो शिक्षा का उद्देश्य था वो भटका हुआ है, बस हम खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज मैं देखता हूँ, मेरे को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने वो दौर देखा, गरीबी देखी, सब चीज़ें देखी। तो मैं आज जो देखता हूँ कि 80% बच्चा मतलब खाना पूर्ति के लिए पढ़ाई कर रहा है। उसे ये पता है मैं BCom कर रहा हूँ, लेकिन BCom करने के बाद BCom से क्या होगा, क्यों कर रहा हूँ मैं BCom, हायर एजुकेशन क्यों कर रहा हूँ, पता ही नहीं। मतलब कहता है ना, एक लक्ष्य तो है ही नहीं जीवन में कि चीज़ों क्या करनी है। 12th कर रहा है बच्चा, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है। और हेल्थ वाइज भी मैं बात करूं, बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की हेल्थ अप टू द मार्क नहीं है। उसके मैं मानूंगा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी नहीं है प्रॉपर बच्चों के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई का मतलब सबको मैं मतलब टीचर बनाना है। ओवरऑल मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें हर फील्ड का बंदा चाहिए। हमें कुछ स्पोर्ट्स कोच भी चाहिए, हमें स्पोर्ट्समैन भी चाहिए, हमें टीचर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, हाँ, होलिस्टिक अप्रोच, हमें सब चाहिए, ठीक है। हमें आर्मी के लिए भी बंदे चाहिए, हमें पुलिस के लिए भी बंदे चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए बंदे चाहिए, हमें जुडिशरी के लिए चाहिए, हमें हर तरह के बंदे चाहिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में चाहिए, अकाउंटिंग लाइन के बंदे चाहिए। तो हर तरह का, लेकिन वो जब चीज़ निकल के आएगी ना, जब चीज़ बच्चों को जानकारियाँ होंगी उस चीज़ की। अभी दिक्कत ये है कि ज़्यादातर बच्चों को चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा लगा गोविंद जी, ये आपकी समझ को देखकर और जानकर, ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें आपने देखी हैं, और सच में ये सब होता है। पर सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी सोच समझ से, आपकी अनुभव से, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए ग्राउंड पे? हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे कि एयरक्राफ्ट उड़ा दो, ये कर दो, नो, वी टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियल। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो गोविंद जी, आपके क्या विचार हैं कि क्या स्टेप हमें लेने चाहिए? देखो, इस पर मैं पहले एक ये बात कहना चाहूँगा कि इस कार्य के लिए पहले पहल कौन करेगा, ठीक है। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, देखो हमारा देश है वो एक क्या बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है और एक कल्याणकारी देश है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट मीन्स जहाँ पर हमारा देश अमेरिका की तरह स्वावलंबी तो है नहीं, कि जहाँ हर व्यक्ति स्वावलंबी है, हर कोई मतलब आत्मनिर्भर है। हमारा देश कहीं ना कहीं पिछड़ा देश है, विकासशील देश है, ग्रामीण भारत में बसने वाला देश है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग, आप देखो ना, अभी भी 70%, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 70-80% लोग राइट टू फूड, खाद्यान्न जिसमें गवर्नमेंट सस्ता अनाज दे रही है कि लोगों को खाना। अभी सोचो ना इस चीज़ को कि हम आज़ादी के 70-80 साल आगे खड़े हैं आज़ादी से, और हम हम अभी लोगों को 70-80% जनरेशन को खाना दे रहे हैं सब्सिडी पर। इसका मतलब एक इम्प्लीकेशन ये है कि वो अनेबल टू अफोर्ड, ठीक है, वो एक माने कि हम बोले वो खाद्यान्न को, वो अपनी वो खाद्यान्न की ज़रूरत को भी पूरा करने में असमर्थ हैं। तो फिर तो इससे ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत महंगी चीज़ें हो गई आज की तारीख में। खाद्यान्न की नहीं, जब बेसिक, मैंने वो जो बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि रोटी कपड़ा मकान की एक जो पहले सोच थी कि रोटी कपड़ा मकान, फिर उससे ऊपर शिक्षा स्वास्थ्य आया, और भी चीज़ें आई, सोशल नीड्स बढ़ी, जैसे इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं हम कि नीड्स हमारी बढ़ती जाती है, जैसे हमारा लेवल, इनकम का लेवल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है।
तो अभी तो हम रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे हुए हैं, एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश की, ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट के हिसाब से लेवल से है कि हमारा अभी भी देश एक कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने भी जब ये देश की जब मतलब ढांचा तैयार किया, उन्होंने एक एक कह सकते हैं हम सोशलिस्टिक सिस्टम डेवलप किया था जिसमें गवर्नमेंट का मेजर कंट्री था, ठीक है। लेकिन आज हम जब 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुई, जब देश में आर्थिक संकट हुए, तो हमने कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी एक्नॉलेज करना चालू किया, उनको भी इन्वेस्टमेंट लेना चालू किया जहाँ पे हमने अलाउ नहीं कर रखा था। हमने बहुत जगह पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया था। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज भी मैं मानता हूँ गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। तो क्योंकि अच्छे खासी संख्या में बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज़ है कि गवर्नमेंट की साइड से एक्शन लिया जाए। अब उसमें चीज़ें हैं कि हमारे जो नीति निर्माता हैं जो देश को चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह का लोकतंत्र होता है। एक होता है मतलब कह सकते हैं हम जिसमें मतलब पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट तो नहीं हो सकते। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है एक तरह से, जिसमें हम भागीदारी तो कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे हमारा सांसद है, सांसद के जरिए संसद बननी चल रही है हमारी, विधायक के जरिए हमारी विधानसभा चल रही है, उसी के जरिए प्रधानमंत्री और ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है हमारे लोकसभा विधानसभा के जरिए। तो एक ये अप्रत्यक्ष मतलब कह सकते हैं हम एक इनडायरेक्ट वे में हमारी गवर्नमेंट चल रही है, पब्लिक के थ्रू है। पब्लिक ही रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक ही इलेक्ट करती है, पब्लिक के जनता के जरिए ही उनका चयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सारा जो मेन बात आती है कि हमारे नीति निर्माता कैसे, उनकी समझ कैसी है इस चीज़ को लेके। आज मेरे को ध्यान है जब NDA 1 की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन जी को बनाया था। निर्मला सीतारमन जी नहीं, ये क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी का एक स्टेटमेंट आया था, मेरे को बड़ा दुर्भाग्य लगता है, मतलब बड़ा मेरे को फील होता है कि उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे दिया। उन्होंने बोला था कि हम जो हमारी जो मिनिस्ट्री है HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो IIT IIM जैसे संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए है। हम ये छोटे नर्सरी वगैरह के लिए नहीं है। और मैं इसके विपरीत सोचता हूँ, IIT IIM को आपकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। आप तो उनको फंडिंग करो, उनका एक अच्छे लेवल के बंदे को उनको डायरेक्टर वगैरह बनाओ वहाँ पे, आपकी तो ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे गवर्नमेंट की, तो ठीक है। वो तो ऑटोनॉमस है, आपको वर्क करना है प्राइमरी के लिए, आपको वर्क करना है इंटर कॉलेज के लिए, आपको वर्क करना है ग्राउंड लेवल पर, आपको वर्क करना है छोटे, हाँ जहाँ पे, हाँ श्री राम कॉलेज को आपकी ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से सुदूर क्षेत्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, एक छोटे ज़िले में, वहाँ पे सुदूर गांव में जो कॉलेज बसा है, वहाँ पे आप वर्क कीजिए, वहाँ के बच्चों के लिए वर्क करिए। श्री राम कॉलेज को जरूरत नहीं है। श्री राम कॉलेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, IIT हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, IIM हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एम्स हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप वर्क मत कीजिए। तो ये चीज़ है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर क्या कर रही है, गवर्नमेंट का फोकस नहीं है अभी, क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारे नीति निर्माता कहीं ना कहीं उनको शिक्षा की समझ नहीं है चीज़ों को लेके। तो क्या यही कारण है? तो हाँ, आप कह सकते हैं इस तरह से कि ना हमारी शिक्षा को लेके जो हमारी योजनाएं बननी चाहिए थी, अब ज़्यादातर ये देखो, अब अभी मोदी गवर्नमेंट में एक योजना चल रही है कौशल विकास, शायद कौशल विकास, और इससे पहले कांग्रेस सरकार में भी बहुत सारी चलती रही थी। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, 90% कागजी योजना है। 90% बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, बस एक सर्टिफिकेट लेके आ जाता है। 90% बच्चों को ट्रेनिंग एक्चुअल में होती नहीं है। ये आपका इशारा एक उस माफिया की तरफ भी है शायद। हाँ, आप कह सकते हो एजुकेशन को जो एक मोनेटाइज करती है और चीज़ों को कुछ। तो ज़्यादातर चीज़ें क्या है ना, चीज़ें जिस तरह से आनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, अभी तक हमारी शिक्षा नीति, तो आज हम 70 साल में तो ये जान पाएंगे हमारी शिक्षा नीति गलत थी, फॉल्टी थी। आज हम पूरा सिस्टम बदल रहे हैं, हमें ये नहीं पता चला 70 साल में कि हमें शिक्षा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्लर्क जनरेट कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग वाला सिस्टम तो है ही नहीं। 70 साल में जाके हमें आज पता चल रहा है। तो गवर्नमेंट लेवल पर वर्क होना है, फिर प्राइवेट लेवल पर वर्क होना है, और सबसे बड़ी बात है जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ना चीज़ों को लेके, तब तक कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में मैं मानता हूँ जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जो प्रॉफिट मोटिव की जगह, क्योंकि एजुकेशन में मानता हूँ आज भी सोशल ही है। अब तक जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारा भारत सरकार थी, एक चीज़ अच्छी बोलूँगा, हमारे जो देश के नीति निर्माता थे, जो हमारे संसद है, हमारे देश के कानून ने शैक्षिक संस्थानों को और स्वास्थ्य संस्थानों को आयकर से और GST से, मतलब कर कानूनों से छुट्टी दी है। बिल्कुल। उसका कारण ये था कि ये मानकर कि ये सोशल है, इससे लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आप देखोगे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, दुर्भाग्य से स्वास्थ्य संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं आज प्रॉफिट का मॉडल बन चुकी हैं। ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने इसको समाज के कल्याण का कारण समझ के एक लाभ का केंद्र समझ रखा है, ठीक है। तो इसका कारण मैं वही कह रहा हूँ, जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जिनका मतलब, जैसे मेरा एक मॉडल, मेरा टारगेट है कि मेरे को एक यूनिवर्सिटी बनानी है, कॉलेज बनाना है,
या एक स्कूल बनाना है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मेरा मोटिव होता है कि मेरा टारगेट क्या है उसके ज़रिए, क्या मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है उससे, मैक्सिमम क्या करना है। तो अभी इसी को लेके शायद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि जो बहुत से स्कूल कॉलेजेज हैं जो बहुत अच्छी फीस लेते हैं लेकिन वो अपने टीचर्स को नहीं दे रहे उसका पे, मतलब एक अच्छा खासा पे उनको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा उनको नहीं मिल है। रहा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने वो छूट ले रहे थे आयकर की, तो उन्होंने बोला अगर आपको छूट लेनी है तो आपको जितना उतनी ही फीस बच्चों से लेनी है जितना आप खर्चा है आपका। मान लो स्कूल का खर्चा है 10 लाख रुपए पूरे साल का और आप फीस ले रहे हैं 2 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए का सरप्लस है वो कहाँ जा रहा है, आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस चीज़ को। तो ये चीज़ है, मेरा मानना है जब तक शिक्षा का जो उद्देश्य है और उसको लेके जब तक गंभीर लोग जो चिंतन वाले बहुत लोग आए थे इस देश में, मदन मोहन मालवीय जी एक थे हिंदू, जिनको हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का एक समाज सुधारक कह सकते हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया। एक मैं अलीगढ़ से नाम लूँगा, ये सर अपने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सैयद अहमद खान, उन्होंने बहुत काम किया। चलिए उन्होंने अपनी कौम के लिए किया और गरीबी है, मैं कहता हूँ करो आप वर्क, किसी के लिए भी करो, जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, टारगेट हाँ शिक्षित होगा। तो बहुत से ऐसे बहुत गिने चुने लोग ही आए हमारे देश में। जब तक मैं मानता हूँ जब तक शिक्षा के क्षेत्र में, जब तक एजुकेशन सेक्टर में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आएगा, जैसे मैं दिल्ली का मॉडल देखता हूँ, दिल्ली में काफ़ी अच्छा वर्क हुआ है, मैं इसको ये क्रेडिट किसको नहीं दे सकता, गवर्नमेंट को दूंगा, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। मैं देखता हूँ कि दिल्ली के जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है वो हमारे यहाँ के इंटर कॉलेज से भी बेटर है कई जगह पे, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक मैं ये देख रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब तक अच्छे लोग हमारे इस लाइन में नहीं आएंगे तब तक हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा वर्क नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसका शिक्षा का उद्देश्य समझें, और जब ही हो पाएगा जब उनकी भी मानसिकता इस चीज़ को लेकर शिक्षा के प्रति सकारात्मक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद सर, आपने काफ़ी अच्छे विचार हमारे साथ रखे। और मैं सभी साथियों को बता दूं, ये सच है कि आपकी अपनी जर्नी है, इस सीरीज़ का नाम भी यात्रा है, हर किसी की अपनी एक यात्रा है, और उस यात्रा में एक मार्गदर्शक, एक गुरु बहुत ज़रूरी है। वो गुरु कोई भी हो सकता है, जो आपको बेहतरी की राह पे ले जाए वो आपका गुरु हो सकता है। आपकी माता पहली गुरु है, आपके दोस्त अच्छे गुरु हो सकते हैं, आपके टीचर्स आपके एक्चुअल में सच्चे गुरु हो सकते हैं। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं जी, मुहिम हमारी भी यही है कि हम मेंटोरशिप प्रोग्राम और इन चीज़ों के थ्रू भी जी लोगों को जोड़ें। बाकी चलिए देखेंगे समय के साथ और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस तरह से ग्रामीण परिवेश में चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ गोविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, मैं आप सभी से विदाई लेता हूँ और मिलते हैं आपसे अगली किसी बातचीत में कुछ नई ज्ञान के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रस्तुति कैसी लग रही है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की बातचीत आपसे और हम आप तक साझा करें तो हम ज़रूर आपके साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।